हेलो गाइस, आज हम लोग भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूं कि इससे कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटे होंगे। अब आज पठारी क्षेत्रों का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत यहां से करते हैं कि यदि भारत को भौगोलिक दशा के अनुसार, भौगोलिक दशा के भौगोलिक परिक्षेप्य के हिसाब से भारत का बंटवारा करना होगा तो हम 4 भागों में करेंगे। पहला भाग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आपका पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और अरावली पर्वत श्रेणी को छोड़ करके राजस्थान का हिस्सा भी उत्तर के विशाल मैदान में ही आता है। अब नीचे की ओर आते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद यानी कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। और यदि भारत के हिस्सों को पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के, जैसे उत्तर का ये हिस्सा हो गया और दक्षिण के हिस्सा हो गए, इनका बंटवारा नर्मदा नदी 2 भागों में करती है। यदि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली कोई चीज है तो वो है कर्क रेखा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को बांटने वाली जो चीज है वो नर्मदा नदी है। उसके बाद ये जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ये 3 हो गए आपके पहाड़ी क्षेत्र, मैदान और ये प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा जो हो गया ये तट हो गए, ये इधर से आपका पश्चिमी तट और इधर से पूर्वी तट, ये तटीय क्षेत्र है। यानी कि पहाड़ी, उत्तर का विशाल मैदान, पठारी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र, इन 4 भौगोलिक दशाओं में भारत का बंटवारा किया जा सकता है। जहां तक विशाल मैदान की चर्चा करेंगे हम, तो विशाल मैदान में ही ये असम और ये आपका पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा भी शामिल है। ठीक है, ये विशाल मैदान का क्षेत्र है। इसके बाद अब हम पठार में आते हैं। हमारा आज का टॉपिक पठार है। पठार, सभी पठारों का, भारत के जितने सारे पठार हैं, जितने भी प्रायद्वीपीय पठार हैं, उन पठारों की जननी जिसे कहा गया है वो है आपकी दक्कन का पठार। ये आप देख सकते हैं, ये दक्कन का पठार यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ये दक्कन का पठार जो है ये सभी पठारों का जनक है। सभी पठारों की जननी किसे बोलते हैं? तो दक्कन का पठार बोलते हैं। चाहे वो पठार हिमाचल प्रदेश का हो, मेघालय का पठार हो, शिलोंग का, चाहे वो झारखंड का छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे वो और कोई भी इधर तमिलनाडु, कर्नाटक का जो भी पठारी क्षेत्र है, सभी पठारों का निर्माण कहां से हुआ है? तो दक्कन के पठार से ही हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो जब गोंडवाना यूरेशियाई प्लेट से टकराया था, गोंडवाना लैंड के यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद जो तैतीस सागर में हिमालय का निर्माण हुआ, तो जब प्लेट विवर्तनिक हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जब उसमें टकराया था गोंडवाना लैंड उसमें, तो उस टाइम क्या हुआ था कि प्लेट विवर्तनिक हुआ था और धरती के अंदर एक भयानक हलचल हुआ था। उस हलचल के कारण लगभग 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पहले की ये बात है। उस समय धरती के अंदर एक भयानक हलचल हुआ और हलचल के बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। उस ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद का जो बात की बात है, तो उसमें क्या हुआ, ये महाराष्ट्र के निकट हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ था महाराष्ट्र के निकट हुआ था और उसमें अपार जानमाल की हानि हुई थी। हानि क्या हुई थी कि करोड़ों मछलियां, करोड़ों वन संपदाएं, जीव जंतु उसमें उस लावा के तह में आ गए और वो धंस गए। इसी कारण से उस पठारी क्षेत्र से ही जितने सारे तेल के कुएं हैं, खनिज हैं या जितने सारे खनिज संपदाएं हैं, उनका खनिज संपदाओं को हम वहीं से निकालते हैं। दक्षिण का जो क्षेत्र है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से ही, यानी कि यह बहुत करोड़ों साल पहले की बात है, 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पहले की यह बात है। वैसे भी जब हम जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं कि जीवों से जो हमें, जीवों के सड़ने गलने से जो चीजें मिलती है, तो वो उसका अध्ययन हम लोग विस्तार से जब करेंगे तो इसमें करेंगे। तो उसी तरह से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार के निर्माण के बाद अब हम आते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, शुरू से ऊपर से आते हैं।
तो राजस्थान में जो मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ के पठार से हम लोग चर्चा करते हैं। मेवाड़ का पठार राजस्थान में स्थित है और मेवाड़ का पठार जो है मेवाड़ का पठार जो है राजस्थान में है, लेकिन इसका विस्तार जो है वो कहां कहां है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो एक नदी है बनास नदी, जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से जो बनास नदी निकली हुई है, उसी नदी पर बनास नदी जो है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आप अभी हम मेवाड़ के पठार के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से जो प्रश्न आते हैं मेवाड़ के पठार में से, तो यही आता है कि मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है और इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये पठार राजस्थान में स्थित है और इसका विस्तार जो है वो भारत और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, उसके बीच के इसका विस्तार है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मालवा के पठार के बारे में। ये मैप में आप देख रहे हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ स्थित है, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित है बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश में जाता है, लेकिन यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है। असल में यह मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन आप ये जो सीमा रेखा देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सीमा पर मालवा का पठार स्थित है। मालवा के पठार में से जो प्रश्न आते हैं, तो इसमें काली मिट्टी जो है, इसमें काली मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, उसी के कारण इसमें कपास की खेती होती है। यहाँ पर मालवा के पठार में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। मालवा के पठार को ही राजस्थान में हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न राजस्थान स्पेशल की परीक्षाओं में आता है और यह बीपीएससी में आ सकता है। बिहार दरोगा में यह प्रश्न नहीं आते, लेकिन ये संभावित प्रश्न की सूची में है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि हाड़ौती का पठार राजस्थान में मालवा के पठार को ही जाना जाता है। ठीक है। बुंदेलखंड के पठार के बारे में जब हम बात करते हैं, तो लाल मृदा का जो निर्माण हुआ है, लाल मिट्टी का जो विकास हुआ है, वो बुंदेलखंड के पठार में ही हुआ है। अब हम आते हैं देखिए बुंदेलखंड से प्रश्न यही आता है, बुंदेलखंड कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है, और उसका जो मेन प्रश्न ये आता है कि बुंदेलखंड के पठार में क्या हुआ था। तो अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण, जो लाल मिट्टी का ग्रेनाइट और मृदा अपरदन के कारण आपस में मिलने के कारण वहां पे लाल मिट्टी का निर्माण हुआ था। अब हम सीधा आ जाते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि विद्यार्थी कंफ्यूज इस बात से होते हैं कि छोटा नागपुर लिखने के कारण नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो विद्यार्थी इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन जी नहीं, असल में बात क्या है कि दक्कन का जो पठार है वो कहां तक फैला हुआ है, तो वो जो आपका शिलोंग का पठार है वहां तक गया हुआ है। तो दक्कन का पठार से निकल करके जो है महाराष्ट्र में जो पठार है वहां तक गया है। उसी का भाग जो छोटा नागपुर का पठार, ये जो आपको झारखंड में दिख रहा है, तो ये कहां पर स्थित है, झारखंड में है। झारखंड में और कौन कौन सा पठार है, तो हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है। ठीक है, जाहिर बात है रांची झारखंड की राजधानी है, तो वहां पे वो झारखंड में स्थित है। हजारीबाग का पठार से ही जो गया का क्षेत्र है वो विकसित हुआ है। अब पारसनाथ हिल जो है, पारसनाथ हिल इस पठार का सबसे ऊंची चोटी है। इस पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ हिल है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पारसनाथ हिल इसलिए प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कि जैनियों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसे सील कहते हैं, जैनियों का प्रसिद्ध सील इसी पहाड़ी पर स्थित है। आप प्रश्नों के हिसाब से कोई भी चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। और रांची के पठार से ही निकलने वाली जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी की जब हम बात करते हैं तो रांची की पठार से ही निकली हुई है, और ये उस क्षेत्र की यानी कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और एक प्रश्न जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है,
तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके छोटा नागपुर के पठार में ही स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी जो छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब हम सीधा सीधा शिलोंग के पठार पर आते हैं। शिलोंग यहाँ पे स्थित है। इसे हम लोग मेघालय के पठार के भी नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इस पठार पर रहने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं वो 3 हैं, गारो, खासी और जयंतिया। खासी पर्वत, खासी के बारे में कल हम चर्चा कर दिए थे पर्वतमालाओं की श्रेणी में जब हम थे, इसलिए इसकी चर्चा और ज्यादा नहीं करना हमें। गारो, खासी और जयंतिया तीनों जनजातियां जो हैं वो इसी पठार पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। इसमें से और कोई भी प्रश्न नहीं आते। उसके बाद जो है अब हम आते हैं सीधे सीधे कर्नाटक के पठार में। नीचे आ जाते हैं कर्नाटक के पठार। कर्नाटक के पठार को ही, ये जो आपका दिख रहा है कर्नाटक का पठार, इसी को हम लोग धारवाड़ का पठार कहते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक के पठार को ही कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। धारवाड़ का पठार किसे कहते हैं? तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कर्नाटक के पठार को धारवाड़ का पठार कहते हैं। इसके बाद इसमें कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से जुड़े हुए जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है उसको हम लोग मलनाड कहते हैं। मलनाड, उसको मलनाड कहा जाता है। इसमें मलनाड में जो सबसे कम ऊंचा पठारी क्षेत्र है जिसको मैदान कहा जाता है, या मैदान में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें सबसे औसत से ऊंचे जो मैदानी क्षेत्र है उसे बंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार भी कहा जाता है। क्या मिलता है? स्टार्ट कीजिए। इसी पठार से, इस पठार में जो है कर्नाटक का जो पठार है सोने का खान इसी पठार में स्थित है। लौह अयस्क के लिए यह पठार बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में निकलते हैं। दूसरी बात है कि इसी पठार से होकर प्रवाहित होने वाली जो शरावती नदी है, उसी नदी पर सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग या गरसोप्पा, जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, वो इसी पठार में शरावती नदी पर स्थित है। अब हम आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश के पठार की ओर। आंध्र प्रदेश का पठार ये आपको मैप में दिख रहा है। ये जो आंध्र प्रदेश का पठार है उस पठार को हम लोग रायलसीना का पठार भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं आए। देखिए, धारवाड़ का पठार किसे कहते हैं? तो कर्नाटक के पठार को कहते हैं। रायलसीना का पठार किसे कहते हैं? आंध्र का पठार कहते हैं। देखिए, इसी के उत्तर में कृष्णा नदी के बेसिन के उत्तर में जो स्थित पठारी क्षेत्र है उसे हम लोग तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। ये तेलंगाना का पठार भी आपको ये मैप में दिख रहा है। आप मैप को देखेंगे, मैप अपने पास रखिए और जो 4 भौगोलिक दशाओं में हमने बंटवारा किया उस हिसाब से देखिए और बारी बारी से इसका अध्ययन कीजिए। सारे जो आपके कंफ्यूजन है, दुविधाएं हैं, वो आपकी दूर हो जाएंगी। इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि हम आपको छोड़ेंगे। एक चीज और है, एशिया की सबसे दलदली भूमि जो है इसी पठार में स्थित जो कोलेरू झील है, कोलूरी झील के आसपास, कोलेरू झील के आसपास का जो क्षेत्र है, एशिया की सबसे दलदली भूमि का क्षेत्र है। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम आपको जो भी चीज देंगे वो प्रश्न से जुड़े हुए चीज देंगे, हम इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे। अब देखिए, अब जो हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो पठार है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है? बस्तर का पठार है। बस्तर के पठार के पास ही ये दंडकारण्य है, उसी में है। दंडकारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? दंडकारण्य, दंडक वन जो है, कमंद नामक राक्षस का वध राम जी ने किया था रामायण में, वो इसलिए प्रसिद्ध नहीं है। भौगोलिक दशा के अनुसार वो इसलिए प्रसिद्ध है कि दंडकारण्य में 3 धातु का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, सबसे ज्यादा 3 धातु वही से निकलता है, दंडकारण्य से, जो कि बस्तर के पठार में स्थित है। 3 धातु दंडकारण्य पठार में बस्तर क्षेत्र से पाया जाता है। गोदावरी की सहायक नदी जो है, नदियों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इंद्रावती का उद्गम जो है यहीं से हुआ है, बस्तर के क्षेत्र से हुआ है। पठारों में हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा प्रश्न पठारों से संबंधित नहीं आते हैं। पठार के बाद जब हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल अभी इतना ही पढ़ना है। जब मिट्टी की चर्चा करेंगे मैदानी क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में, तो हम मृदा पढ़ेंगे तो विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। अभी हमें इतना ही पढ़ना है कि मैदानी उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है इसका विस्तार कहां से कहां तक है।
तो इसका विस्तार अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में, उसको छोड़ करके उसके बाद आ जाते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ये मैप आप देख सकते हैं, मैप से देखिए क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के बाद असम से होते हुए यह त्रिपुरा तक इसका विस्तार है। मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है, और उसके बाद जब हम मृदा की चर्चा करेंगे तो उसमें हम विस्तार से करेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सुटेबल चीज है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि जो हमारे भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरी बात पहुंचे और वो भी अपनी तैयारी में इसे जोड़ सके। और यदि आप सफल होते हैं तो ये मेरी जिंदगी का एक अहम पल होगा कि मैं आपकी सफलता का छोटा सा हिस्सा बनूं। धन्यवाद। जय हिंद।